नमस्कार। सबसे पहले आप जानते होंगे कि हम एसके झा सर का सुबह 6:30 AM वाली क्लास का सॉल्यूशन मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जस्ट ओरिजिनल क्वेश्चन है जो सुबह में आती है एसके झा सर की। आज सेट नंबर 4 की बारी है और मैं आपको कराऊंगा रिवाइज। ठीक है सर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पे, पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है। सर आप जानते होंगे कि पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री होता है सेल्सियस, लेकिन आपके ऑप्शन में तो सेल्सियस में कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो क्या करिएगा आप, सबसे पहले इस क्रम को याद करना पड़ेगा और इस क्रम को याद करने के बाद आपके क्वेश्चन हर एक सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है सर। तो सेल्सियस में अगर रहेगा तो हिमांक बिंदु इसको कहते हैं। हिमांक बिंदु ये रेड कलर से जा रहा है ये हमारे पास, और रेड कलर का हमारे पास जो टच कर रहा है इसी को हिमांक बिंदु कहते हैं। और हिमांक बिंदु कहते हैं तो हिमांक बिंदु कहते हैं तो आप चाहे तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 273 केल्विन होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और 0 डिग्री रोमर में होगा और 492 RA में होगा। तो हम लोग देखेंगे कि पानी का हिमांक 0 डिग्री नहीं है, 273 केल्विन नहीं है, तो 32 फ़ारेनहाइट है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन आपका क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक क्या है तो सबसे पहले बात करेंगे क्वथनांक। ये 100 जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ ये क्वथनांक है, शुरुआत के क्वथनांक है। और इनका क्वथनांक की अगर बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, 212 फ़ारेनहाइट, 80 रोमर और RA यानी 672, ये सब क्वथनांक है। और इसके जस्ट बगल वाला में 0, 273, 32 और 0 और 492, इसका मतलब ये हिमांक होता है। और आपके ऑप्शन ये रहा, डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पे, मानव कान की समान श्रव्य सीमा क्या है। तो आप बताए होंगे सर इसके झा सर का कि 20 से 20,000 हर्ज तक, और 20,000 को 20 के भी लिख सकता है क्योंकि किलो का 10 के पावर क्यू होता है, सेम बात है। ठीक है सर। तो 20,000, 20 से 20,000 तक सुनता है तो उसको हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और श्रव्य ध्वनि केवल मनुष्य के लिए सुनता है। ठीक है। और अश्रव्य की बात करते हैं तो अपश्रव्य ध्वनि ये सब कुत्ता, बिलाई, सांप, भूकंप की ध्वनि ये सब अपश्रव्य ध्वनि का उदाहरण है। अब पराश्रव की अगर बात किया जाए तो पराश्रव में चमगादड़, डॉल्फिन, चमगादड़ और डॉल्फिन आवाज सुनते हैं। तो आपका ऑप्शन देखेंगे जब तो डी में देखिएगा तो 20 से 20,000 में मानव की कान की समान श्रव्य होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से, 20 से 20,000 श्रव्य होता है जो मनुष्य सुनता है। और अब श्रव्य में कुत्ता, बिलाई, नड़िया, सांप, भूकंप की ध्वनि सुनता है। और पराश्रव में चमगादड़, डॉल्फिन सुनता है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई होती है। तो कह रहा है कि अवतल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है। तो देखिए, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण मैंने लिख दिया, लेकिन अवतल दर्पण या अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, ठीक है, दो प्रकार से मैंने बांट दिया। पहला बांटा अवतल दर्पण, अवतल लेंस, दूसरा बांटा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण।
तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस में नाभिकीय लंबाई यानी फोकस की लंबाई निगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण में और उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है। अब कहेंगे कैसे हो जाएगा सर, थोड़ा सा बता दीजिए ट्रिक। तो जिसके पहले अ आता है तब उ आता है, अब पहले एन आता है तब न जाकर पी आता है, नहीं समझे? पहले अ और तब उ, तो पहले अ वाला में तो न और पहले उ वाला में तो प। ठीक है सर, तो इसलिए आपका देख लीजिए अवतल लेंस या अवतल दर्पण में ऋणात्मकता होता है, और बी इज द करेक्ट आंसर। हाइपर माइट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दो गो होता है वो, एक निकट दृष्टि दोष और मायोपिया। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, देखिए निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब ये हुआ निकट की दृष्टि दोष हो जाएगा तो मायोपिया। अच्छा, पिया जी की बात कर रहा है तो निकटे वाला में बात करेगा, और इसको अवतल लेंस के द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी कि देखिए निकट के लिए अवतल, ये इसमें बड़ा मीनिंग है, निकट 3 गो मीनिंग है, तो बड़ा मीनिंग अवतल। ठीक है, इसमें दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपर मतलब दूर, हाइपर मतलब दूर की दृष्टि दोष। तो दूर, देखिए दूर दो गो वर्ड है, तो उत्तल से भी छोटा हो जाएगा आपका। देखिए एक बार फिर से, निकट दृष्टि दोष में बड़ा मीनिंग है निकट, तो इसमें अवतल लेंस होगा बड़ा मीनिंग, और दूर दृष्टि में छोटा मीनिंग है, और छोटा मीनिंग है तो उत्तल लेंस। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आप आंख बंद कर सोचिएगा, निकट दृष्टि दोष को पिया की बात करेगा तो मायोपिया। दूर दृष्टि दोष के लिए हाइपर, हाइपर का मतलब ही होता है दूर दृष्टि, ये इंग्लिश में कर दिया है। तो निकट दृष्टि दोष में बड़ा मीनिंग अवतल लेंस, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। तो हाइपर माइट्रोपिया से संबंधित उत्तल लेंस मार देंगे आपका उत्तल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इस बात पे हम 2-3 बता देते हैं, आपको थोड़ा सा उपचार कर लीजिएगा। ये दोष का नाम है, और ये नाम है दोष और नाम और उपचार। जब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए मायोपिया इसका नाम भी है, और अवतल लेंस जरूरत होती है इसको दूर करने के लिए, उपचार के लिए। निकट है तो निकट में देख लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, निकट बड़ा मीनिंग है तो अवतल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो दूर है तो दूर में छोटा वर्ड तो उत्तल लेंस, और जर्रा दृष्टि दोष का नाम है प्रिस्बायोपिया, प्रिस्बायोपिया, और इसका उपचार के लिए उत्तल और अवतल दोनों प्रयोग किया जाता है। आप सुने होंगे जरा दृष्टि दोष जिसे प्रिस्बायोपिया नाम है, और उत्तल और अवतल इन दोनों का उपचार किया जाता है। अगर किसी दोष, अगर मोतियाबिंद पकड़ा जाता है किसी को, तो इसको कैटरेक्ट कहा जाता है, कैटरेक्ट नाम दिया जाता है, और इसका ऑपरेशन उपचार के लिए जाना जाता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है सर, एक बार फिर से, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, अवतल लेंस द्वारा उपचार किया जाता है। दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और उत्तल लेंस का द्वारा उपचार किया जाता है। जरा दृष्टि दोष प्रिस्बायोपिया, इसका उत्तल और अवतल दोनों उपचार किया जाता है। मोतियाबिंद का नाम कैटरेक्ट है, जिसे ऑपरेशन से उपचार किया जाता है। अबिंदुकता, अबिंदुकता को एस्टिगमेरिज्म नाम दिया जाता है, और इसका उपचार दूर करने में लिए बेलनाकार लेंस द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। अबिंदुकता एस्टिगमेरिज्म, एस्टिगमेरिज्म नाम दिया जाता है, और बेलनाकार द्वारा लेंस से दूर किया जाता है। आपका ऑप्शन का आंसर ऑप्शन नंबर सी,
हाइपरमाइट्रोपिया यानी कि हाइपर कह दिया, इसका मतलब दूर, और दूर होगा तो छोटका यानी उत्तल। गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? जब पीला कह दिया जाए तो आप सोडियम उसमें भरिएगा लाइट में तो पीला जलेगा, ठीक है सर। नाइट्रोजन कब जलेगा? जब नाइट्रोजन कब जलेगा? जब सफेद रंग देगा तो समझिएगा उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है। अगर आप नियोन गैस अगर बॉल में भर दीजिएगा तो ये गुलाबी का प्रतीत करेगा, यानी नंबर ये कि नियोन जब भरा रहेगा तो गुलाबी रंग देगा, नाइट्रोजन किसी बल में भरिएगा तो सफेद रंग देगा, और सोडियम किसी के बल में भर दीजिएगा तो पीला लाइट देगा। तो पीला इज द राइट आंसर का क्या है? तो सोडियम, हमारा डी आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे सर सबसे पहले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वक्रता फोकल लंबाई के बराबर होती है। तो वक्रता की अगर बात करते हैं तो वक्रता त्रिज्या बराबर होता है r बटा 2। अब वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी होता है, आप निकाल सकते हैं r बराबर f/f2 2f। यानी ये हुआ सर कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना f, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना f होता है, यही होता है आपका, ठीक है सर। तब कहा कि वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के बराबर होता है, नहीं बराबर तो होता नहीं है, ठीक है सर। दूसरा, वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई की आधी होती है, नहीं बिल्कुल आधी नहीं होती है। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 3 गुना के बराबर होती है, नहीं बिल्कुल नहीं होती है। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 2 गुने के बराबर होती है, हाँ यही तो हमने अभी फॉर्मूला बताया, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है? तो सर्च लाइट का प्रवर्तन की अगर बात करेंगे तो ये होता है अवतल, ये होता है उत्तल। अवतल को हम इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल को हम लोग अपसारी कहते हैं। लेकिन उत्तल का याद कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। उत्तल में ये कहता है सर कि रोड पर लगे प्रवर्तक लैंप में और गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में बिखराव दर्पण के लिए जाना जाता है, और बाद बाकी गाड़ी के हेडलाइट, दाढ़ी बनाने में सोलर प्लेट, सर्च लाइट, लेजर लाइट, आंख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नली का डॉक्टर, ENT कुछ भी हो। तो 2 चीज याद करना है, यानी कि उत्तल को याद करना है कि रोड के लगे लैंप में और गाड़ी के पश्च दृश्य में रहे, अगर नहीं रहे तो समझ लीजिएगा अवतल दर्पण होता है। तो सर्च लाइट में तो रोड पर के है लैंप, नहीं है, गाड़ी के पश्च से दृश्य दर्पण है, नहीं है, इसका मतलब अवतल हो जाएगा, और अवतल हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम अभी कहें कि ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोड पर कर और गाड़ी के पश्च दृश्य में रहे तो काम आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक लेंस जिसकी पावर +2d है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो क्षमता बराबर P बराबर 1/f होता है, और इसी पे जब निकालते हैं 100/f और इसी का मान दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप निकालिएगा तो डी इज द राइट आंसर। इसी का फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए, आपका निकल जाएगा। म्यू बराबर अपवर्तनांक या अपवर्तनीय सूचकांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और म्यू बराबर मात्रहीन और विमाहीन होता है, और म्यू बराबर 3 गुना 10⁸ मीटर सेकेंड पट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, आप जानते होंगे। तो जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी? तो म्यू बराबर 4/3 है। आप जानते हैं कि म्यू बराबर होता है क्या? 3 × 10⁸ बट्टा प्रकाश की निर्वात में चाल। तो अगर आप x बराबर निकालेंगे यहाँ से तो आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो पिचलैंड से खनिज प्राप्त किया जाता है रेडियम।
और सोडियम, कैल्शियम, यूरेनियम और लोहा का आप खनिज याद कर लीजिएगा। सर ने कहा है कि ये आपका होमवर्क है, ठीक है सर। नाभिक, नाभिक दो प्रकार के होता है, पहला संलयन और दूसरा विखंडन। संलयन भी दो प्रकार का होता है, नियंत्रित और अनियंत्रित, ठीक है सर। और विखंडन भी दो प्रकार का होता है, पहला नियंत्रित और दूसरा अनियंत्रित। तो कहेगा आपके क्वेश्चन में कि सूर्य और तारा नियंत्रित है नाभिकीय संलयन के, सूर्य और तारा नियंत्रित है नाभिकीय संलयन के, ठीक है सर। और हाइड्रोजन बम अनियंत्रित है नाभिकीय संलयन का। आपको यही क्वेश्चन पूछेगा। अगर बात करते हैं नाभिकीय रिएक्टर का, तो नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित है नाभिकीय विखंडन का, ठीक है। अब परमाणु बम हाइड्रोजन बम नहीं, परमाणु बम अनियंत्रित है नाभिकीय विखंडन का। इसका मतलब बम जो होगा ना हो तो बम अनियंत्रित होगा, ठीक है सर। आपका क्वेश्चन है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है, तो प्रकाश विद्युत अभिक्रिया में, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में। देखिए सूर्य की ऊर्जा, तो सूर्य की ऊर्जा यानी सूर्य ऊर्जा क्या चीज है मेरे भाई, नियंत्रित नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन है। और यही आपका संलयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इक्का सिलिकॉन जाना जाता है, तो इक्का बोरोन को स्कैंडियम कहा जाता है, इक्का अल्युमिनियम को गैलियम कहा जाता है, इक्का सिलिकॉन को जर्मीनियम कहा जाता है। अगर आप जानते होंगे BS AgSg, आपको यही क्रम से आपको याद करना पड़ेगा। इक्का बोरोन को स्कैंडियम कहा जाता है, इक्का अल्युमिनियम को गैलियम कहा जाता है और इक्का सिलिकॉन को जर्मीनियम कहा जाता है। तो इक्का सिलिकॉन को हम लोग जर्मीनियम कहा जाता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। तो जब कार्बन डेटिंग की बात किया जाए और जीवा आयु निर्धारण की बात किया जाए तो इसका आंसर जीवाश्म हो जाता है, जीवाश्म हो जाता है। जो अगर क्वेश्चन में C12 या C14 रहता यह भी आंसर हो सकता था, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इज द जीवाश्म है। 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा है, 47 ग्राम लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की ज्ञात कीजिए। तो आप सांद्रता बराबर आप जानते होंगे इसके पिछले वीडियो में, छोटका बट्टा छोटका प्लस बड़का गुना 100%। तो आप जानते होंगे छोटा कौन है भाई, तो 47 बटा 47 प्लस 320 को 100 से जब अगर डिवाइड गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा। 1 विलियन में पानी 320 ग्राम है, समान नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। आप जानते होंगे छोटका बट्टा छोटका प्लस बट्टा बड़का, और इस दोनों को अगर प्रतिशत निकाल दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। सेम क्वेश्चन है। अगर डोबेराइनर की हम बात करें तो डोबेराइनर साहब त्रियक नियम दिए थे पीरियोडिक टेबल में। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। मेंडलीफ ने परमाणु भार और परमाणु भार को ही द्रव्यमान संख्या के आधार पर पीरियोडिक टेबल को सजाया था। और मोसले चाचा ने परमाणु संख्या के अंतर्गत पीरियोडिक टेबल सजाया था। तो निम्नलिखित में तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर आधारित था, तो ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या के आधार पे
और मेंडलीफ चाचा ने परमाणु भार के आधार पर सजाया था। ठीक है। 6वें आवर्त में कितने तत्व है? तो आप जानते होंगे कि आवर्त को संख्या के 7 गो है और तत्वों की संख्या में आप याद कीजिएगा 2 8 8 18 18 32 अधूरा, 2 8 8 18 18 32 अधूरा। ठीक है। तो आप छठे आवर्त में देख लीजिए 32 गो है आपका, तो अब 32 इज द राइट आंसर। पहले आवर्त में इसमें धातु नहीं है, केवल गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधातु धन आयन होती है, नहीं, अधातु तो ऋण आयन होती है, यही गलत है। तो अधातु ऋण आयन बनाता है, बिल्कुल सही है। अधातु विद्युत की कुचालक होती है, बिल्कुल सही है। एक अपवाद ग्रेफाइट है जो सुचालक होती है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड होती है, हाँ अधातु अम्लीय होती है लेकिन धातु क्षारीय होती है। इनमें से कौन सा पुरुष में पाया जाता है? तो पुरुष में Y गुणसूत्र पाया जाता है और X गुणसूत्र महिला में पाया जाता है। आनुवंशिक के नियम किसने प्रस्तावित किया था? तो ग्रेगर मंडल ने आनुवंशिकता के नियम को प्रस्तावित किया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सर। इसके झा सर का सेट नंबर 4 है, सेट नंबर 4 है। आप अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।